जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है हिंदी के 9वें नंबर के टेस्ट पर। इसे आप प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो, मॉडल पेपर भी बोल सकते हो। टोटल नंबर आप क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपके 50 रहने वाले हैं। अगर आप 50 में से 45 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वर्दी और स्टार वाली, एसआई में स्टार भी रहते हैं ना, ये आपका इंतजार कर रही है और पूरी संभावना है कि सीट तो पक्की कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे उन सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। अगर हम बात करें बेटा लिंग की, तो लिंग का जो निर्धारण है ना, वो किसको आधार बना करके किया जाता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मतलब संज्ञा को आधार बनाकर हम लिंग निर्धारण करते हैं। लेकिन लिंग एक्चुअली होता क्या है, तो कौन से शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, किससे पुल्लिंग जाति का बोध होता है, ये आप कैसे पता करोगे? लिंग निर्धारण से ही पता करोगे। मतलब लिंग जो होता है ना, स्त्री पुरुष का बोध करवाने का काम करता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बेटा दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक आपका स्त्रीलिंग होता है और एक आपका पुल्लिंग होता है। ओके, चलिए अगर हम बात करें प्रत्यय की, राइट आंसर तो यहाँ पर आपका संज्ञा होगा। लेकिन प्रत्यय क्या होता है? ये बेटा शब्दांत होते हैं। प्रत्यय को शब्दांत कहा जाता है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। शब्दांत का मतलब शब्द के अंत में जिनको जोड़ा जाता है वो प्रत्यय होते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो आपके शब्द के पहले ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। क्रिया क्या होती है? तो वाक्य में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये जो बताने का काम करता है बेटा, वो आपकी क्रिया होती है। और सर्वनाम बेटा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपके सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। कारक के कितने भेद हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। तो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी की, तो कारक के भेद कितने हैं बेटा? 8 हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें कारक कौन कौन से हैं, कारक की परिभाषा क्या है, तो कारक जो होता है वो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में किस तरीके का जुड़ाव बना हुआ है, संबंध बना हुआ है, कुल मिलाकर के वाक्य को जोड़ने का काम बेटा आपके कारक करते हैं। तो ये तो रही परिभाषा। कारक बेटा 8 प्रकार के होते हैं। आपका कर्ता कारक भी होता है, कर्म कारक भी होता है, करण भी होता है, संप्रदान भी होता है और अधिकरण भी होता है, संबोधन भी होता है, ये होते हैं। ठीक है, और एक आधा जो मिस है वो अपना याद कर लेना। तो 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा यहाँ पर दिया गया, ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि कारक पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है? बेटा अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है ना, अगर हम चिन्ह की बात करें, कारक जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो एक्चुअली में क्या होता है? वो होता है में और पर होता है। तो अब कह रहा है कि ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर बेटा वाहनारूढ़ है। वाहन में आरूढ़, वाहन में आरूढ़, तो में का प्रयोग हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। बाकी कारक पर बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर के देखना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल करने लगता हूँ तो वीडियो घंटा भर से ऊपर निकल जाता है, फिर आप लोग कमेंट करके बताते हो कि सर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम अच्छा कह रहा है नहीं है। अब साफ साफ कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कह रहा है कि जिसमें निश्चितता का पता ही न चले, वो आपका क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। और सर्वनाम तो आप जानते हो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो बेटा आपके सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, वीडियो इस पर भी बना हुआ है। तो अब सबसे पहले हम ऑप्शन पर चलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहा है नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है, मतलब कह रहा है यार खाने को कुछ भी दे दो, तो क्या निश्चित है? हम कुछ भी उठा के दे देंगे, कंकड़ पत्थर ईंटा, है ना, खाने के लिए, या कोई सामग्री दे देंगे, आप खा जाओगे, क्योंकि कुछ भी आपने मांगा है, हमारा जो मन करेगा हम सो दे देंगे। मतलब निश्चितता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। अब कह रहा सब कुछ, अब घर में क्या बोले? सब कुछ दे दो हम खा लेंगे। क्या दे दें भैया? सब कुछ जो दे देंगे सब खा लोगे, नहीं खा पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी निश्चितता की बातें है नहीं। इसमें कह रहा है कुछ ना कुछ खाने को दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, मतलब भूखे मरे जा रहे हैं, कुछ तो दे दो।
मतलब निश्चित नहीं है हम क्या देंगे, तो यहाँ पर भी निश्चितता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो और वह दिए गए हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाला नहीं है। बाकी सबके सब आपके क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जलीय का विशेष रूप बताना है। आपके सामने दिया गया है कि जलीय का विशेष रूप बताना है। एक्चुअली विशेष रूप का मतलब होता है ना कि कर्ता का रूप बताना होता है, कर्ता रूप मतलब विशेष करके वहाँ पर कर्ता कौन है ये आपसे कहना चाहता है। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा है इसलिए समझाने के लिए। तो जलीय में बेटा क्या दिया गया है, जल है और इसमें आपका ई प्रत्यय लगाया गया है। यहाँ पर जो ई है ना ये क्या है, आपका प्रत्यय। प्रत्यय आपके शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको अवगत करा दिया था। तो यहाँ पर जल में क्या किया गया, ई प्रत्यय जोड़ा गया है और आपसे कह रहा है विशेष रूप कौन सा है, तो जली का विशेष रूप बेटा क्या होगा, जल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन संघर्षी है, मतलब जिनको बोलने में बड़ा संघर्ष करना पड़े, आपके मुंह से निकल कर आ तो रहे हैं लेकिन बड़ा संघर्ष कर, मतलब घर्षण पैदा हो जिन वर्ण के उच्चारण में, वो आपके बेटा क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। और दूसरी बात कह रहा है व्यंजन, तो जिन वर्णों के उच्चारण में आप स्वर की मदद लेते हो, मतलब स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, जिनको बोलने में कहीं ना कहीं संघर्ष हो या एक तरीके से घर्षण पैदा हो। दूसरी भाषा में आपको बताना चाहूँगा, घर्षण पैदा होता है जिन वर्ण को बोलने में, वो आपके संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं और संघर्षी व्यंजन में आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर कौन कौन दिया गया है, एक आपका हा दिया गया है, एक मा दिया गया है, एक ठा दिया गया है, एक झा दिया गया है। आपसे कह रहा है संघर्षी वाला कौन सा है, अच्छा है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये संघर्षी है। संघर्षी जो व्यंजन है उसमें आपके तीनों सा आते हैं, ये सा आता है, सपेरा वाला आता है, षटकोण वाला आता है और हा आता है। ये सब के सब आपके संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इनमें से कौन सा मिल रहा है, यही मिल रहा है हा वाला, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे नहीं हैं आपके। ठीक है, इतना समझ लो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी बात रही वर्ण रचना की, इस पर भी बेटा डेडिकेटेड वीडियो है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से निर्माण होता है और किस तरीके से तोड़कर आप समझोगे, कौन से कंठ वर्ण होते हैं, कौन से दंत होते हैं, कौन से ओष्ठ्य होते हैं, वो सब आपको वहाँ पर विस्तार से बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, अब कह रहा है स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ण, ये आपसे पूछा गया है। तो अब एक बात बताओ, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन सा नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वो सब आते हैं, मतलब आपके हिंदी में 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, हिंदी में बेटा आपके 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में बेटा आपका एक का वर्ग भी है, का वर्ग है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, चा वर्ग है, तीसरा टा है, चौथा ता है और उसके बाद 5वें नंबर वाला पा वर्ग है। ये 5 वर्ग आपके हिंदी वर्णमाला में दिए गए हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ओके, पहली बात। तो अब इनके अंतर्गत जो आपके वर्ण आते हैं, का वर्ग में आपका क ख ग घ अंग आता है, चा वर्ग में च छ ज झ इ आता है, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अण आता है, ता वर्ग में त थ द ध ना और पा वर्ग में पा फ बा भ मा। ये सब के सब आपके इन्हीं वर्णों में आते हैं और ये सब के सब बेटा स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अगर इनके टोटल नंबर आपकी बात करें तो इनकी कुल संख्या बेटा 25 है। ठीक, ये स्पर्श व्यंजन की बातें रहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा वर्ण नहीं है यार, तो देख लो, का से शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि का वर्ग से शुरुआत होती है और पा वर्ग तक जाएगा तो पा वर्ग का पा फा बा भा माँ पड़ेगा जा करके ना, मतलब का से माँ के बीच में जितने भी पढ़ेंगे और का भी शामिल होगा, माँ भी शामिल होगा, मतलब का से लेकर के माँ तक जितने सारे वर्ण आपके होंगे ना, ये सब स्पर्श व्यंजन में आएंगे। तो अभी चेक कर लो, चा तो आ ही जाएगा आपका, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ बताने के बाद। तो का तो भैया का वर्ग का आएगा, टा वर्ग का आएगा, चा वर्ग का आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा।
ये आपका बेटा अंतस्थ व्यंजन में आता है। किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन में बेटा आपको या, रा, ला और वा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो या होता है और जो वा होता है, इसे हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है। बाकी और डिटेल में जाना है तो भैया वीडियो बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ का मतलब होता है ऐसी ध्वनियाँ जिनके बोलने में या कह सकते हैं उच्चारण में आपके कंठ का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यही तो कंठ है। आपको बोले गला बैठ गया, कंठ बैठ गया, वही है ना। तो कंठ का प्रयोग किया जाता है, वो आपके कंठ वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कह रहा है कौन सी हैं, तो कंठ वर्ण में काखा गागा आता है बेटा, काखा गागा आएगा तो जायज़ सी बात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। यारा, लावा तो आपको पता ही है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि यारा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है। लो, अगला प्रश्न आ ही गया। यारा, लावा किस वर्ग में आते हैं? तो बेटा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था तो ऑलरेडी इसके बारे में बताया था, सो आगे बताने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं ऐसे वर्ण जिनमें ओठ का प्रयोग करते हैं। ओठ का प्रयोग करते हैं, जैसे उ, ओठ का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि वृक्ष से या आपके वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। आप जानते हैं एक ऐसी ऋतु आती है पतझड़, जिसमें क्या होता है कि पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, उसको सूख जाते हैं और नए पत्ते उसके बाद निकलते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक एक्चुअली में क्या है, ये बेटा पेड़ खड़ा हुआ है और यहाँ से जो पत्ता ये अलग गिरा है आकर के, ये इससे अलग हो गया है। तो जब अलग हो गया है मतलब यहाँ पर आपके अलगाव की अवस्था दी गई है, और जहाँ अलगाव होता है ना वहाँ पर अपादान का प्रभाव होता है, मतलब वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। अगर से दिया गया है और से एक बेटा कारक चिन्ह है, अगर इससे अलगाव का भाव प्रदर्शित कर रहा है तो वहाँ पर आपको बेटा अपादान कारक देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करें संप्रदान कारक की, तो इसमें आपका बेटा को आता है, और ये संप्रदान में जो को आता है ना, ये के लिए के अर्थ में आता है। अधिकरण में आपको में पै पर देखने को मिलते हैं कारक चिन्ह। ओके, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है, कौन सा होगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ देने वाला, मतलब जो वहाँ पर लिखा होता है वही अर्थ कोई शब्द दे रहा होगा, जो सेम मिल जाएंगे वही आपके पर्यायवाची के नाम से जाने जाएंगे। ठीक, चलो अब लिखा हुआ है अमृत। अमृत तो आप जानते हो, अमृत को क्या बोला जाता है बेटा? पीयूष भी बोला जाता है। अमृत को क्या बोला जाता है? पीयूष बोला जाता है। तो जायज़ सी बात है, पीयूष तो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? पीयूष होगा। और अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में। अगला प्रश्न है कि मरकट। मरकट, ये जो मरकट दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या है? बेटा जो मरकट है ना वो हमारे बंदर को बोला जाता है, और मरकट क्या है? एक तत्सम शब्द है, पर्यायवाची शब्द तो है ही, साथ ही साथ में संस्कृत भाषा का शब्द है, मरकट बोला जाता है। ये बेटा बंदर को बोला जाता है। बंदर यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है और मरकट आपका क्या है? तत्सम शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, मरकट का मतलब ही बंदर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची कौन सा है बेटा? बंदर है। इसे कपि के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न आपके सामने क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक भी नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है मेधावी। मेधावी, बोले वह छात्र बड़ा मेधावी है। मेधावी, वह छात्र बड़ा मेधावी है, इसका मतलब क्या? निष्ठावान निकलेगा ना, निष्ठावान दूसरा मतलब निकलेगा। विद्वान टाइप का है ना, ना ना, मेधावी का मतलब विद्वान नहीं होता है, विचारशील भी नहीं होता, लेकिन मेधावी का मतलब बेटा प्रतिभाशाली है। बोले वह विद्यार्थी बड़ा ही मेधावी छात्र है, बड़ा प्रतिभाशाली छात्र है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर बैठेगा इन सभी ऑप्शन में से। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल निधि, क्या लिखा हुआ बेटा? जल निधि, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जल निधि,
जल निधि, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, जल निधि, इसका मतलब जो पर्यायवाची है जल को धारण करने वाला, तो वो बेटा आपका सागर होता है। सागर में आपको पानी ही पानी नजर आता है, तो समझ सकते हो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर आपका जो है जलद बोल देता, जलद, तो वो किसका पर्यायवाची होता, आप बताओ मुझे, ठीक है, किसका होता है, इन्हीं ऑप्शन में से है या फिर नहीं है। सनसनाहट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, सनसनाहट लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में जो भी शब्द जोड़े जाते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं, और जो पहले जोड़े जाते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। मतलब शब्द के पहले कुछ जोड़ोगे तो वो क्या होगा, उपसर्ग होगा, अंत में जोड़ोगे तो वो क्या होगा बेटा, प्रत्यय होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बाद वाला बताना है, वही हमें बताना है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सन धन सनाहट, सनसनाहट पूरा एक साथ मिला करके है। तो सनसनाहट में एक्चुअली में आपका कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर इसे हम तोड़ेंगे ना तो सनसन में टूट जाएगा, और इसके बाद इसमें हम आहट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और ये जो आहट है ये ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग का प्रयोग बताइए। उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है, उपसर्ग जानते हो, ये आपके शब्द के अंत शुरुआत में लगते हैं, शब्द के शुरू में लगते हैं, मतलब शब्द के शुरुआत में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, वो आपके क्या होते हैं बेटा, उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो आपके शब्दांत या प्रत्यय कहलाते हैं। अब अधिमानता मतलब एक चीज़ तो है उपसर्ग बताना है, मतलब पहले वाला बताना है इनमें से कि पहले क्या लगाया गया है। 16 नंबर का प्रश्न है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, अधिधन मान्यता में टूट जाएगा, ठीक है, अधिधन मान्यता में टूट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जो अधि है ना, एक्चुअली क्या है, ये आपका उपसर्ग है। ओके, अगर मान्यता को भी हम तोड़ेंगे ना तो मान धन ता में टूट जाएगा। तो अगर ता की बात करें तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, और आपका जो अधि है उपसर्ग हो जाएगा। आपके सवाल में पूछा गया है उपसर्ग कौन सा है, सो अधि हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सवाल दिया गया है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है, मतलब भरपेट में आपके कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो बेटा जो यहाँ पर भरपेट दिया गया है इसमें किस समास का उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर कौन सा समास है। 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भरपेट का मतलब होता है पेट भर। भरपेट को अगर आप तोड़ोगे ना तो पेट भर आएगा, मतलब पूरा पेट को अच्छी तरीके से भर लेना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये भर वगैरह क्या है आपका, जो पहले दिया गया है पेट दिया गया है, पेट से पहले भर दिया गया है। भर एक बेटा आपका अव्यय है, भर क्या है, एक अव्यय है। और जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, साथ ही साथ में उस पूर्व पद की प्रधानता भी होती है, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। सो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। दूसरी बात बेटा, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अगर जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होगा वहाँ पर आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा, गिनती मिलती है, जैसे चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, नवरत्न हो गया, नवरस हो गया, ये सब गिनती का मिलता है, वो आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पदों का जलवा होता है, बोलबाला होता है, कोई कमज़ोर किसी से नहीं होता। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पर आपको दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिलेगी, और जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर बेटा द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम सीता, सुख दुख, ये इस तरीके के जो दिए गए होते हैं शब्द, वो आपके द्वंद्व समास में आते हैं। कर्मधारय समास थोड़ा टिपिकल है, इसे हम तोड़ते हैं और देखते हैं कि है जो आ रहा है या रूपी आ रहा है, इस तरीके के शब्द से हम पहचान करते हैं कि एक्चुअली हमारा वहाँ पर कौन सा समास है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जाकर देख लेना, इसका थोड़ा डिटेल और देना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको, समय ज़्यादा है भी नहीं। नवग्रह
शब्द का समास भेद बताइए। नवग्रह यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है वो आपसे जानना चाहता है। तो मैंने आपको बताया भी बेटा, नव क्या है आपका संख्यावाची है, और संख्यावाची में भी क्या है, संख्यावाची है। और ये ग्रह एक आपका क्या दिया गया है, ये जो ग्रह दिया गया है ये एक संज्ञा है और उसकी ये विशेषता बतलाने का काम करता है, मतलब संख्यावाची विशेषण है। तो संख्यावाची विशेषण जहाँ पर पूर्व पद होता है वहाँ पर आपका बेटा द्विगु समास होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी द्वंद्व के बारे में, कर्तृपुरुष समास के बारे में भी आपको डिटेल से मिल जाएगा, आप जा कर के वीडियो में देख लेना, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत सारा समय हमारा जो है चला जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा कि निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द का चुनाव करना है। आपके सामने कृतज्ञ दिया गया है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो व्यक्ति आपके किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकार को व्यक्ति मानता ही नहीं है वो आपका कृतज्ञ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विलोम अर्थ मतलब आपके उल्टा अर्थ देने वाले शब्द का चुनाव करना है। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। ठीक है, उपकार को बेटा जो मानने वाला होता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, और उपकार को जो ना माने वो कृतज्ञ होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संकीर्ण दिया गया है। संकीर्ण 20 नंबर का प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम बताना है। तो बेटा संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न का संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि धातुष्मा, क्या दिया गया बेटा, धातुष्मा दिया गया है यहाँ पर, और आपसे पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी प्रयोग की गई है। अगर हम बात करें संधि की, तो संधि की परिभाषा क्या होती है, जब दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में क्या करते हैं, मेल करते हैं, और मेल के बाद बड़ा वाला खेल करते हैं, मतलब विकार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो वहाँ पर आपको संधि देखने को मिलेगी। परिभाषा ये बनेगी कि जब दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है वहाँ पर जो विकार या परिवर्तन उसके बाद होता है वो आपकी क्या होती है, संधि। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए अब सीधे हम सवाल पर चलते हैं, 21 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो धातुष्मा दिया गया है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो धातु धन उष्मा में हम इसे तोड़ देंगे, धातु धन उष्मा में तोड़ देंगे, या फिर धातु धन उष्मा में भी तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा ऊ यहाँ पर भी है, यहाँ पर अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ लोगे दोनों मिला करके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। और बड़ा ऊ का मतलब इस तरीके की मात्रा लगती है वो ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अयाज संधि यहाँ पर है नहीं, गुण संधि है नहीं, यण संधि है नहीं, तो दीर्घ है। मतलब जिस संधि में क्या होता है कि लघु या दीर्घ स्वर मिलने के बाद दीर्घ बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं ना वो आपका बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, इन्हीं में से तो दीर्घ दीर्घ हो जाए तो बड़ा बड़ा यहाँ पर ये जो मात्रा लगी हुई है ये बड़ा ऊ की लगी हुई है, तो बड़ा ऊ वाली मात्रा आपके दीर्घ में जाएगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। दीर्घ संधि भी आपके स्वर संधि का एक भाग है, क्योंकि संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, चलो अगला सवाल है निह धन कलंक। यहाँ पर दिया गया है निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। मतलब निह धन कलंकों को जब आपने ऐड किया है तो किस संधि का निर्माण हुआ है वो आपसे जानना चाहता है। बेटा पहली चीज़ तो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका जो निह धन कलंक लिखा हुआ है यहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो इस पूरे में जो निह धन कलंक लिखा हुआ है तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए, विकार या परिवर्तन हो उसके बाद, मतलब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है फिर विकार या परिवर्तन होता है, वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि विसर्ग संधि है। अब एक्चुअली क्या होगा, ये विसर्ग एक्चुअली बदलेगा किस में जाकर के, मुख्य बात ये है विसर्ग बदलेगा किस में जाकर। तो बेटा विसर्ग आपके ना षटकोण में बदल जाएगा।
विसर्ग आपका किस में बदलेगा, आधे षटकोण में बदलेगा, और आधे षटकोण में बदलेगा तो नी तो आपका नी रहने वाला है, आपने नी लिख दिया। षटकोण आधा लिखेंगे तो आधा षटकोण ऐसे लिखते हैं, आगे कलंक लिखा हुआ है, आप कलंक लिख देंगे, ठीक है। तो नी धन कलंक बराबर निष्कलंक होता है, निष्कलंक होता है। और जहाँ पर इस तरीके से परिवर्तन होता है विसर्ग का, आपके षटकोण में बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, तो वहाँ पर बेटा आपको निस धन कलंक राइट आंसर लगाना होगा। और अगर बात करें संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, दे दिया भैया आपने 3 वाक्य, 3 वाक्य दिए गए हैं। अच्छा 3 वाक्य का, हाँ 3 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, 3 वाक्य दे दिए गए बेटा, 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश का चुनाव करना है, मतलब किस वाक्यांश में आपकी त्रुटि है ये आपको चुनना है, और उसके अनुसार ही आपको ABC करके उत्तर देना है। अगर आपके वाक्य में कोई गलती ही नहीं है, मतलब आपका वाक्य जो है वो त्रुटि विहीन है, बिना गलती वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी आंख मूंद के निशाना लगाना है। मतलब कहने का है कि आपके वाक्य दिए गए हैं उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर ए वाले में गलती है तो ए वाले को टिक कर देना, बी में गलती है तो बी वाले को करना, सी में गलती है तो सी में करना, कोई गलती नहीं है तो डी वाला कर देना, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। यार मतलब क्या किसी मूर्ति का विसर्जन कर रहे हो क्या तुम? अगर 23 नंबर के प्रश्न में बात करें तो क्या किसी मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं आप? मूर्ति का विसर्जन थोड़ी ना कर रहे हो। आपकी सभा क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। समाप्त होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर त्रुटि है कि नहीं बताओ? सी वाले में है ना, विसर्जन तो यहाँ पर नहीं होगा, समाप्त हो चुकी थी। तो अब जायज़ सी बात है, सी में गलती है तो सी यहाँ पर कर दोगे, तो 23 का सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, ये सामने आपके वाक्य लिखा गया है, ध्यान से देखना। मैं जिस बस से जा रहा था, सही बात है, वह बहुत भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। वाक्य तो यार सही लग रहा है, जब सही लग रहा है तो डी वाला आपको टिक कर देना है, इसलिए 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अगला भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यार एक बात बताओ, गाय क्या शुद्ध होती है क्या? तुम पहले ये बताओ मुझे कि गाय क्या शुद्ध होती है? गाय में शुद्ध क्या है? गाय तो यार गाय होती है, दूध उसका जरूर या घी जो बनने वाला है वो जरूर शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि मिलावट कर दोगे तो अशुद्ध हो जाएगा, और अगर साफ सुथरा रखोगे तो शुद्ध रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, जो शुद्ध लगा हुआ है गाय के पहले, ये ठीक नहीं है। शुद्ध गाय क्या होती है भाई? शुद्ध घी। हाँ गाय का शुद्ध घी बोलता तो सही था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है, गाय के पहले ही शुद्ध लगा दिया है, ये मामला सब उल्टा कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। मतलब गलती कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में हुई है। सो आपके 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपने प्रश्नों को समझ लिया कि 3 प्रश्न किस तरीके से दिए गए थे। चौथा प्रश्न भी आपके सामने है, इसका भी विस्तार यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, ठीक। प्रश्न है, ठंड के दिनों में, क्या लिखा हुआ बेटा? ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ बात तो सही कह रहा है कि सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, ठंड के समय सुबह सुबह ज़्यादा सर्दी होती है, तभी तो हार्ट अटैक वगैरह की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सुबह सुबह ज़्यादा होता है। अब क्या कह रहा है कि प्रातः काल के समय। अब बताओ, 2 बात कह रहा है, प्रातः काल भी बोल रहा है और के समय भी बोल रहा है। यार प्रातः काल का मतलब ही होता है ना कि सुबह का समय, तो यहाँ पर समय लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। मतलब ठंड के दिनों में प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, ये जो के समय लगाया गया है ये अनावश्यक तरीके से लगाया गया है, इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए गलती कहाँ पर मिल गई? ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गई। सो 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलती आपको एक्चुअली छांटनी है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अगला भी आपके सामने रखा हुआ है, तो चलो अगले को भी निपटा लेते हैं भाई। अगला सवाल दिया गया है कि रामचरितमानस, क्या लिखा हुआ है बेटा? रामचरितमानस, ये लो आ गया। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना।
नहीं तो फंसा लेगा। अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो अब कह रहा है इसमें सबसे भी लगा दिया है और इधर श्रेष्ठतम भी लगा दिया है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों जगह कर दिया आपने। समझ रहे? मतलब कह रहा है सबसे भी लगा दिया और श्रेष्ठतम भी लगा दिया। अरे जब कहना ही था, जब आपने सबसे लगा लिया था तो यहाँ पर सबसे के बाद में श्रेष्ठ रखना चाहिए था, फिर श्रेष्ठतम क्यों लगाया भाई? यहाँ पर श्रेष्ठतम मतलब यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, अति अवस्था में बता रहे हो, और यहाँ पर भी आप लगा रहे हो उसी शब्द को, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। दो बार आपने उसी बात को कह दिया, यहाँ पर भी बोल रहे हो, इसमें भी बोल रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी में गलती है, इसलिए वही आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए, इस तरीके से आपके वाक्यांश में गलती दी गई होती है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य, आपके वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा मिश्र वाक्य होता है। अब कह रहा है यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो वाक्य दिया गया ये ठीक ठाक तरीके से आपके मिश्र वाक्य में चला जाएगा, लेकिन इसे हमें बदलना किसमें है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो अब हम आपके ऑप्शन पर आएंगे और उसके बाद इसका फुल एंड फाइनल मतलब काम तमाम कर देंगे। तो चलिए, वह पंडित है किंतु हठी है। हाँ, ये सही बात है यार, पंडित है किंतु क्या है? हठी है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। किंतु, परंतु, ये सब आपके लेकिन, ये सब आपके बेटा संयुक्त वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, संयोजक का काम करते हैं। ठीक है, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख लेना, वहाँ पर मैंने पूरा विस्तार किया। यहाँ पर करूँगा तो पूरी क्लास नहीं बन जाती है, फिर मैं बाकी के प्रश्नों को कब करा पाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि वह पंडित है किंतु हठी है। यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य बन जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर कूच करते हैं, मतलब चलते हैं। वैसे कूच करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग अगर बता पाएँ तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली जगह भरना है। आगे खाली दिया गया है, फिर कह रहा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अच्छा बताओ, कौन सी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? तो इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। किसी एक प्रॉपर धर्म को फॉलो नहीं करना है। अगर किसी एक धर्म को आप बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? समस्याएं पैदा होंगी, दूसरे वाले सोचेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता फिर कहीं ना कहीं बिगड़ने लगेगी। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो राइट आंसर क्या है बेटा? यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष सही है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है और इससे विभेद किसी प्रकार का पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार हो वो किसी एक प्रॉपर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती। इसका कहने का मतलब ये है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? मतलब उल्टा है। बीभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है श्रृंगार रस। बीभत्स रस का विरोधी कौन सा है बेटा? श्रृंगार रस है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो आपकी क्या होती है? घृणा। यार एक बात बताओ, घृणा का विलोम क्या होता है? स्नेह होता है, आकर्षण होता है। इसका आप विकर्षण भी समझ सकते हो विभत्स का, वैसे घृणा होती है। तो घृणा और श्रृंगार में क्या होता है? स्नेह या प्रेम का बोध, विशेष करके प्रेम का बोध होता है। और श्रृंगार रस तो आप जानते हो, इसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है और नायक नायिका के बीच में आकर्षण का भाव जहाँ प्रदर्शित होता है। श्रृंगार रस आपके दो प्रकार का होता है। अगर बात करें हम, दो भाग होते हैं। एक आपका संयोग श्रृंगार होता है जब नायक नायिका मिल रहे होते हैं, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है जब नायक नायिका आपके बिछुड़ रहे होते हैं। तो दो अवस्थाएं यहाँ पर आती हैं। तो जायज़ सी बात है, घृणा का प्रेम हो गया, सो श्रृंगार रस यहाँ पर बिल्कुल टिकाऊ काम करेगा, ये आपके बीभत्स रस का विरोधी बन जाएगा। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बेटा प्रश्न दिया गया है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या बात है यार, खिली सी हवा आई है और फिरकी सी चल गई है, दिल को खुश कर दिया। आप देखते हैं क्या भैया आंसर भी खुश कर देगा हमें। तो देखो, कहला है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चल गई, मतलब
चली गई, कुछ भी कर लो, चल गई या फिर चली गई। कह रहा है पंक्ति में अलंकार बताओ भाई क्या है। यहाँ पर एक्चुअली उपमा देने का काम किया गया है, और जहाँ पर उपमा देने की अवस्था होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है बेटा, दोहा में किसकी मात्रा, किसकी नहीं, कितनी, ओके कितने, दोहा में कह रहा है कितनी मात्राएं होती हैं। अब कह रहा है दोहा में यार कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो दोहा में कितनी होती हैं, आप सभी जानते हो दोहा में 13 और 11, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो जब एक चरण एक्चुअली में पूरा होता है ना, तो ये पूरा जुड़वा के पूछ रहा है, दो दो चरणों को एक साथ मिला करके पूछ रहा है कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो बेटा 11 और 13 मिला के 24 होती हैं। सो अगर 24 की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, टिकाऊ तरीके से बैठ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो 13 11 मात्राएं, और इन दोनों को जब हमने जोड़ा है तो यहाँ पर आपकी 24 मात्राएं बनती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरे अर्थ में हम बात करें तो दोहा का जो विपरीत होता है, दोहा का जो विपरीत होता है वो बेटा सोरठा होता है। बहुत पूछा जाता है कौन सा ऐसा छंद है जो दोहा का विपरीत होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सोरठा रहेगा। और यहाँ पर जो मात्राएं मिलेंगी वो 11 और 13 के क्रम में मिलेंगी। ओके, चलिए अगला सवाल आपके सामने 33 नंबर वाला है। ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस आदमी को एक्चुअली में आप क्या कहेंगे। यार हम उसे कुलीन के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, ऊंचे कुल में हुआ हो, अच्छे खासे घराने में हुआ हो, वो आपका कुलीन कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कंजूस वाला आदमी होगा वो आपका कृपण होगा, बहुत पैसे वाला होगा वो समृद्ध होगा, जिसके पास धन ही धन होगा वो धनी होगा। तो ये तो बात रही इन सारे ऑप्शन की। तिलक किस प्रकार का शब्द है, एक्चुअली जो तिलक दिया गया है ये किस प्रकार का शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, क्या तद्भव है, या फिर देशज है, या फिर आपका संकर है। मतलब दो शब्दों से मिलकर के जो बनेगा वो आपका क्या होगा, संकर शब्द होता है। अब यहाँ पर तत्सम शब्द कौन होते हैं, तो तत्सम शब्द बेटा आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, और ज्यों का त्यों हम इनका हिंदी में प्रयोग करते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। ये जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दों को अगर हम परिवर्तित रूप प्रयोग करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विकृत रूप प्रयोग करते हैं। मतलब संस्कृत शब्दों का अगर हम विकृत रूप प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी में, तो उन्हें बेटा हम तद्भव के नाम से जानते हैं। जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हो गया है वो आपके देशज होते हैं, टट्टी लोटा वगैरह है ना, ये सब आपके इसी में आते हैं। और संकर शब्द आपके दो शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पर तिलक के बारे में पूछा गया है, तो 34 नंबर का प्रश्न है बेटा, जो तिलक दिया गया है ना ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तिलक जो है एक तत्सम शब्द है। तभी पहले भी आप सुनते थे कि राज तिलक हो रहा है, तो तिलक कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, चलो ओके, यहाँ तक बेटा समझ में आया। 35 नंबर का प्रश्न नहीं है, मैं एक्चुअली दोनों को मिला के पढ़ दिया मैंने। 35 नंबर का प्रश्न है कि पक्ष, क्या लिखा हुआ है, पक्ष का तद्भव रूप बताना है। तो जाहिर सी बात है जब तद्भव पूछा है तो संस्कृत के शब्द हैं उनका जो विकृत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं या विकृत रूप होता है वो आपका क्या होता है बेटा, तद्भव होता है। तो पक्ष यहाँ पर आपके तत्सम अवस्था में है, तो पक्ष का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है 35 नंबर के प्रश्न में। तो पक्ष का मतलब होता है पंख। पक्ष यहाँ पर जो लिखा हुआ ये आपका तत्सम शब्द है, और ये बेटा इसका जो तद्भव है ना ये क्या है, पंख है, तद्भव। ठीक है, तद्भव क्या है बेटा, पंख है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, मतलब वर्तनी के हिसाब से कौन सा सही है। तो यार आगामी आपकी परीक्षा है, और जो वर्दी और स्टार वाली जो वर्दी आपको चाहिए वो आपकी परीक्षा ही तो है।
अब परीक्षा को न पहचान पाओ तो फिर ये भी कैसी परीक्षा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा इस तरीके से लिखी जाती है, तो 36 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला खेल था, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो बच्चों वाला खेल तो था ही था, ठीक है। तो बस बच्चों वाला खेल आपने खेल लिया। अगला है कि आँखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब आँखों में अगर धूल झोंक दी जाए तो इस मुहावरे का क्या। मुहावरा बेटा एक वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता। वाक्य में मिलेगा तो अर्थ देगा, और अगर वाक्य के साथ में नहीं होगा तो इसका अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, अकेले अकेले पूरे वाक्य को निपटा देती है। तो आँखों में धूल झोंकना मोस्टली ना करके आपका अगर दिया गया होगा तो वो मुहावरे में आता है, 99% तक ऐसा होता है। हाँ चलो, अब कह रहा है आँखों में धूल झोंकना। अब बोले यार पुलिस चोर को पकड़ के ले जा रही थी और चोर क्या हुआ, पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर, समझ रहे हो, मतलब भाग खड़ा हुआ। अब मुसीबत कि क्या सही आंसर करें, तो सही आंसर कर देते हैं, धोखा देना होता है यार। बोला कि साहब बहुत तेज़ 2 नंबर आई है, 1 नंबर आई है, और उसके बाद उसने छोड़ दिया, वो भाग खड़ा हुआ है ना। तो वही कह रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना होता है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ बताना। ये लोकोक्ति दी गई है, अंग्रेजी में दी गई है यार। क्या लिखा, फ्रेश ब्लड, क्या बात है, मतलब ताज़ा ताज़ा खून। ताज़ा, फ्रेश मीन्स ताज़ा होता है ना, तो ताज़ा ताज़ा खून, तो फ्रेश मीन्स ताज़ा तो होता है, लेकिन यार क्या रहा है, ताज़ा भी दिया है, लो स्वच्छ भी दिया है, साफ भी दिया है, नया भी दिया है। अगर बात करें हम फ्रेश ब्लड की, अगर इस लोकोक्ति के सही सही शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका सही आंसर सी नंबर में मिलेगा। नया खून जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, फ्रेश ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बैठेगा। ताज़ा ताज़ा वाला टिक मत करना, ठीक है, ताज़ा ताज़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, ताज़ा ताज़ा मत करना, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये रहा सामने 29 नंबर का प्रश्न। रसाल, अरे रसाल से तो परिचित हो, जिस समय आते हैं तो दबा दबा के खाए जाते हैं आपके रसाल, ठीक है। तो वही कह रहा है रसाल आपके दबा दबा के खाए जाते हैं, जानते हो ना। तो रसाल मीन्स होता क्या है, तो रसाल मीन्स बेटा आपके आम होता है। क्या होता है, आम होता है। राइट आंसर क्या है, आम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रसाल का जो अर्थ होता है वो आम से लिया जाता है, या कुल मिलाकर के रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ देने वाला शब्द है, ठीक है। चलो कदली बहुत पूछा जाता है आपका, कदली, कदली बेटा क्या होता है, केला होता है, और ये तत्सम शब्द है, ये केला आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी बताना है। एक्चुअली चीर मीन्स होता क्या है, चीर माने क्या, चीर देना होता है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी बताना है आपको। 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देख लो बेटा। चीर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। मतलब चीर के अगर पर्यायवाची में बात करें तो चीर भी होता है, वसन भी होता है, पट भी होता है, वस्त्र भी होता है। ये सब आपके कपड़ा के ही पर्यायवाची होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित गद्यांश को बच्चा लोग आप पढ़ो, और उसके बाद जो आने वाले 4 या 5 प्रश्न तो होते ही होते हैं, 4 या 5 प्रश्न रहते हैं, उनका आंसर करना है आप सभी को। चलो पढ़ लेते हैं भाई। तो थोड़ा छोटा कर लूँ क्या, तो पूरा पूरा एक ही साथ आ जाए तो आराम हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। तो चलो मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, बाकी मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। सर्दियों के दिन थे, रजाई में हम सिमट के बैठे हुए थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन भी था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर जाती है। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी,
गाड़ी आने वाली थी, मतलब बालक वहाँ से रोज़ गुजर रहा था, तब तो उसे पता था कि इसी टाइम पे गाड़ी आती है, रेल आती है, ट्रेन आती है। उसने सोचा कि यदि गाड़ी उस पटरी पर गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। बालक बड़ा समझदार था भाई। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई देने लगी, छुक छुक बुक बुक करते हुए आने लगी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान को बचाना। बहुत हिम्मती बालक था भाई। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी। ट्रेन में भी ब्रेक लगता है, इसलिए सोचना नहीं कि ट्रेन बिना ब्रेक की होती है, ठीक है, ब्रेक लगता है। गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर के रुक गई। भाई बस है नहीं, मोटरसाइकिल है नहीं, तुरंत ब्रेक मारोगे फिसल के रुक जाएगी। बड़ी ट्रेन है भाई, कुछ दूर तक रुकेगी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकवाई? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, यदि मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। थैंक यू बालक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये आपके सामने पैरा दिया गया है कि बालक की सूझबूझ से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया, ऐसा इस गद्यांश का भाव यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया भी है बेटा कि अगर प्रश्नों को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लो, उसके बाद आप गद्यांश पद्यांश को पढ़ो। आसानी हो जाती है चुनाव करने में कि एक्चुअली कौन सा सही है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है कि मतलब पहला क्या, गद्यांश का पहला प्रश्न है, वैसे 41 नंबर का है। टूटी पटरी को देख करके ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या भाव आया होगा? हाँ, मतलब जब ट्रेन रुक गई और ड्राइवर नीचे उतर गया, उसके बाद बच्चे से क्रोधित होकर बोला, तब बच्चे ने बताया कि पटरी टूटी हुई थी, दुर्घटना हो जाती। ड्राइवर ने देख लिया कि पटरी टूटी हुई है, उसके बाद की अवस्था आपसे पूछी गई है, तो शाबाशी देने का भाव आया होगा कि हाँ यार। अब इसमें क्या करेंगे, बच्चे फट से पड़ेंगे, टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के बच्चे, अरे जब उतरा था ड्राइवर तो गुस्से में उतरा था ना, क्रोध का भाव था, आप फट से ये मार दोगे? ये मत मार देना भैया, समझ लेना इसका मतलब क्या है। पटरी ड्राइवर ने देख ली है तो होगा यार बचा लिया, पता नहीं हम भी चले जाते, बाकी सैकड़ों लोग तो जाते ही जाते। तो वो ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अपने मन से दिमाग लगाना नहीं है और फालतू का दिमाग नहीं लगाना, पैरा के अनुसार ही दिमाग लगाना। भाव पूछ रहा है कैसा आया होगा, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे की सूझबूझ को प्रदर्शित करता है। यार बिल्कुल सही बात है, सूझबूझ न होती तो सैकड़ों लोगों से अधिक लोगों की जान जा सकती थी। बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं है, सावधानी की है नहीं, शरारत क्यों करेगा भाई ट्रेन को रोककर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे की बहादुरी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो चलो 2 प्रश्न तो आपने सुलझा लिए बड़ी आसानी के साथ। अब तीसरे प्रश्न की बारी है, ज़रा हम इस पर भी बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो तीसरा वाला क्या है बेटा, मतलब 43 वाला क्या है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? अच्छी लगती थी यार, उसके हाथ में बंधी है, चाहे जब वो देख लेगा तो अच्छी लगने वाली बात तो भैया है नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कट हो जाएगा। रेल के आने का समय हो रहा था, हाँ भाई उसने देखा कि पटरी टूटी हुई है, फिर उसने तुरंत सोचा कि चलो मैं किसी को बताऊं जा करके, लेकिन फिर तुरंत सोचा कि पहले चलो टाइम में देख लेता हूं। समय देखा तो उसी टाइम पे रोज़ लगभग ट्रेन गुजरती थी, तो उसे लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट टाइम है। क्योंकि देखा, बच्चे ये मत सोचो कि इग्नोर कर देते हैं, वो कर कुछ और रहे होते हैं लेकिन नज़र उसकी कहीं और होती है, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है, सब समझ रहे होते हैं। तो रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए बच्चे ने घड़ी देखी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आ गया? गाड़ी लेट हो गई थी? ना, गाड़ी लेट होने वाली तो बात ही नहीं थी। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था? हाँ बिल्कुल सही बात है, बच्चा मर जाता तो क्या होता। हालांकि आज दिन दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन के सामने आकस्मिक कूद करके जान दे देते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल मत करो यार, ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं है।
दोबारा मत सोचना कि इंसान का जन्म मिल जाएगा, क्योंकि कर्म ही अच्छे नहीं होते, ठीक है, समझ सकते हो। तो यहाँ पर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए उसे गुस्सा एक्चुअली में आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई अपनी सूझबूझ से, तो शाबाशी का भाव भी उसके अंदर आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, गद्यांश को आप पढ़ रहे हो और सुलझाते हुए प्रश्नों को जा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो बच्चे समझ तो रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, तो सच्चे ही रहना और मन से पढ़ाई करते रहना। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? क्या बच्चा त्यागवान था? 45 नंबर का प्रश्न है। त्याग वाली बात तो है नहीं इसमें, मतलब उतना सूटेबल नहीं है। धैर्य वाला, धैर्य की बात कहाँ थी भैया? उत्साह की बात वहाँ पर कहाँ थी? परहित, पर माने होता है दूसरों का हित, माने कल्याण, दूसरों का हित सोच रहा था, दूसरों का कल्याण सोच रहा था, इसलिए बच्चे ने क्या किया था? लोगों की जान बचाने का काम किया था, अपनी शर्ट को आगे हिला करके ट्रेन को रुकवाने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है बेटा 46 नंबर वाला कि उर्वशी के रचनाकार एक्चुअली में कौन है? बहुत रचना पूछी जाती है, उर्वशी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो उर्वशी हमारी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बेटा कामायनी, आंसू, झरना, लहर बहुत पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा की आपके स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र है, बहुत पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती है, जिनका मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, बहुत पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये अगला प्रश्न है बेटा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? मतलब पृथ्वीराज रासो का संबंध किस काल से है? पृथ्वीराज रासो है तो क्लिक हो गया होगा यार, आदिकाल की है। चंद्रबरदाई वगैरह का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल से संबंधित है, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? मतलब ऐसी रचना का नाम बताओ जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना। तो बेटा उर्वशी तो बिल्कुल सही है, इन्हीं की रचना है। कुरुक्षेत्र भी है, रश्मिरथी, रश्मिरथी इंटर में तुम लोगों ने खूब पढ़ी है, कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ी है रश्मिरथी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बिल्कुल, वेरी गुड। अब क्या है, मृगनयनी इनकी रचना नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी बेटा आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, मृगनयनी नहीं है। अब आपको बताना है कि मृगनयनी रचना किसकी है। फटाक से गूगल करो, ढूंढ डालो, खोद डालो कहीं से भी, लेकिन आंसर निकाल के लाओ, ठीक है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति या किस रचना के लिए दिया गया था? क्या वह रचना यामा थी, दीपशिखा थी, नीरजा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ? पहली बात तो ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। इसमें एक स्मृति के चलचित्र बहुत पूछी जाती है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अतीत के चलचित्र है, ओके। स्मृति की रेखाएं हैं, शायद मैंने घुमा दिया, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र भी रचनाएं इन्हीं की हैं। दीपशिखा भी है, नीरजा भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा के लिए बेटा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला सवाल है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मतलब महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो राइट आंसर तो आपका यामा हो गया। अब कह रहा है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी उनका पूरा नाम है, इनको किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? क्या वह भग्नदूत थी, इत्तलम, हरिघास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार? क्या बात है, कितनी नावों में कितनी बार, ये ऑप्शन नीचे आपका दब रहा है, ऊपर उठ के एक्चुअली आ नहीं रहा है। कितनी नावों में कितनी बार दिख रहा होगा, कितनी नावों में कितनी बार, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कितनी नावों में कितनी बार, ये बेटा इनकी रचना है और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके अज्ञे जी को मिला था। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या है बेटा? बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से बेटा ये आपका टेस्ट समाप्त होता है। अब बारी आपकी है,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स पर उंगलियों को दौड़ाते हुए आप टाइप करके बता सकते हैं। अब भैया बात यहाँ पर तुम्हारी है कि 50 में जनाब आपका क्या हुआ है। क्या मैं समझूं कि वर्दी आपकी प्रतीक्षा में है? तो स्कोर कार्ड फटाफट आप शेयर कर दीजिए। चलिए, अगर पसंद आई हो बंदे की मेहनत, बाकी तो यार समझदार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।